अब आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपसे के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो जानते हैं कि क्या यूपीएससी ही अंतिम सत्य है? यूपीएससी में जो असफलता है वो जीवन की असफलता मानी जाए, है ना? तो ये मेरा हमारा टॉपिक ही अभी यही है कि यूपीएससी की असफलता क्या जीवन की असफलता मानी जाए। तो इस टॉपिक पर इससे रिलेटेड बात करने से पहले कुछ हम लोग आंकड़ों को देख लेते हैं, यूपीएससी से संबंधित आंकड़े। तो ये आंकड़े हैं, तो उसमें क्या, ये आंकड़ों में क्या पता चलता है कि टोटल स्टेट्स में पूरे भारत भर में करीब 6,699 पोस्ट हैं, ठीक है, यूपीएससी के थ्रू जो अधिकारी काम कर रहे हैं। और उनमें से 5,200 पोस्ट जो है उस पर ऑलरेडी पोस्टिंग है और अधिकारी काम कर रहे हैं, और टोटल इतना ही सीट है 6,699। और ये 1,494 जो है वो खाली है। 1,494 है, इसको मोटा मोटी 1,000 मान लिया जाए अगर, या 1,500 मान लिया जाए, तो 1,500 में से 1,000 सीटों पे हर साल, ठीक है, एग्जाम कराया जाता है। उन्हीं के लिए चयन किया जाता है यूपीएससी के एग्जाम के माध्यम से, है ना? तो अब देखते हैं कि हर साल का ये आंकड़ों का मतलब कितने वैकेंसीज आते हैं यूपीएससी में रेगुलर, क्योंकि यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है सिविल सर्विसेज की, वो सालाना तौर पे करवाती है हर साल। तो हर साल कुछ ना कुछ तो पोस्ट आते होंगे, तो उसको एक बार एक नजर आंकड़े के माध्यम से देखते हैं कि आंकड़ों में कितना आता है हर साल का। तो ये साल 2015 से लेके साल 2023 तक के आंकड़े हैं। तो साल 2015 में 1164, 16 में 1079 और 17 में 980, वैसे ही करते करते इस बार 2023 में क्या है, 1105 सीट थे। लगभग अगर एवरेज देखा जाए तो 1,000 के आसपास सीटें हर साल यूपीएससी निकालती है। अब कुछ डेटा पर देखते हैं कि कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर होते हैं, और ऑल ओवर रिजल्ट कितना होता है, ठीक है। तो यूपीएससी एग्जाम सालाना कराती है, ठीक है। फॉर्म कितने पड़ते हैं? 10 लाख, ठीक है। और इस एग्जाम में अपीयर कितने लोग होते हैं? तो 6 लाख। लास्टली सेलेक्ट कितने होते हैं इनके माध्यम से? तो 1000। 10 लाख का लास्टली छठ के कितना बचते हैं? लास्टली कितने लोग बचते हैं? तो 1,000, यानी कि 0.1% सक्सेस रेशियो है। यानी कि 99.99 लोग हर बार फेल हो जाते हैं, हर साल फेल हो जाते हैं, है ना? तो ये एक रेशियो लगातार आप देख सकते हैं, क्योंकि 1,000 सीट तो आ ही रहा हर साल, और 10 लाख फॉर्म हर साल गिरता है, मतलब फॉर्म भरे जाते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, और 6 लाख बच्चे ही अपीयर होते हैं। तो लास्टली 1,000 का सिलेक्शन हुआ, तो 0.1% सक्सेस रेशियो है। अब इन सक्सेस रेशियो के चक्कर में देखिए क्या होता है कि ये कुणाल जी करके हैं, एक एस्पिरेंट है, एक उम्मीदवार है, जिन्होंने एग्जाम दिया यूपीएससी का, और 10 अटेम्प्ट इन्होंने दिए। 10 अटेम्प्ट यानी कि यूपीएससी की भाषा में और समय की भाषा में 10 साल इन्होंने दिया, कम से कम 10 साल। यानी कि हर साल एग्जाम होता है, तो एक साल में एक एग्जाम, 10 साल में 10 एग्जाम। इसमें इन्होंने 6 बार मेंस लिखा, 4 बार इंटरव्यू दिया, अब फिर भी ये सेलेक्ट नहीं हुए। ये एक तो इनकी कहानी है, इनकी केस है। और एक दूसरे व्यक्ति हैं, ये 10 साल मेहनत किए, 6 अटेम्प्ट दिए, 3 टाइम प्रीलिम्स फेल हुए, 2 टाइम मेंस फेल हो गए, और लास्ट अटेम्प्ट में 11 नंबर से चूक गए, और ये फाइनली सक्सेस नहीं हुए, ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि आप एक कहानी सुनेंगे, एक आपने सुना होगा लव ट्रायंगल का मामला। जब प्यार की दुनिया में जाता है व्यक्ति, तो एक लव ट्रायंगल सुन लेता है। लव ट्रायंगल में क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं आप लोग समझदार हैं। तो लव ट्रायंगल होता है। यूपीएससी की दुनिया में क्या होता है? सर्कल, लव सर्कल होता है ना? लव सर्कल में क्या होता है कि आप प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और फिर प्रीलिम्स देते हैं। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, यहां पर आप प्रीलिम्स दिए, फिर आगे बढ़ते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं, फिर यहां आ जाते हैं, ठीक है, सर्कल चल रहा है, और फिर ये इंटरव्यू हो जाता है।
फिर से रिटर्न आप प्रीलिम्स पे आते हैं, जिसको फिल्मों में जो 12 फेल मूवी आई थी काफी सराहना मिला और काफी देखी गई फिल्म, उसमें रीस्टार्ट नाम से एक गाना है जिसको कहा जाता है अगर फेल होते हैं, अगर इंटरव्यू में जाकर फेल हो तो फिर से रीस्टार्ट कीजिए। मतलब ऐसे उसको महिमा मंडित किया जाता है कि फेल होना एक तरह से ठीक भी है, लेकिन एक चक्र है जिसमें आप फंसे रह जाते हैं लगातार। और इस चक्र से निकलने के दो ही रास्ते हैं, या तो आप बहुत विद्वान हैं या फिर आपका डेस्टिनी जो नियति है, आपका किस्मत है वो बहुत अच्छा है, तो आप एग्जाम निकाल के और इस जो सर्कल है इसको तोड़ देते हैं। या फिर दूसरा विकल्प आपके पास क्या होता है, दूसरा विकल्प यह है कि आप 10 साल 8 साल इसके साथ मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर या भारत के किसी भी शहर के किसी भी कोने में किसी भी कमरे में बैठकर समय व्यतीत करते हैं, अपनी सारी एनर्जी व्यतीत करते हैं और इंतजार करते हैं कि अटेम्प्ट खत्म हो जाए। अटेम्प्ट खत्म होते ही मुक्त हो जाते हैं। लेकिन समस्या यहां से अब एक तरह की नई शुरू हो जाती है। एक तरह से ये अच्छी भी बात है कि अटेम्प्ट खत्म हुआ, आप बृहद स्तर पर सोच पाते हैं, जितने आस पड़ोस में आपके पास ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, आप उस पर नजर बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक दुख की बात है, एक परेशान कर देने वाली बात यह है कि आपके पास वो समय नहीं है, वो जवानी नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है 21-22 साल में और उसके बाद से आप यूपीएससी की तैयारी में आ गए हैं। 8 साल 10 साल 7 साल आपने लगा दिया, 30-32 साल के हो गए। आपके पास ना इनकम है ना समय है और ऊपर से किसी तरह का ना ही आपके पास स्किल है, क्योंकि लगातार आप इतिहास, भूगोल और पर्यावरण जैसे विषयों में लगातार रहे। कुछ लोग का मानना यह है कि यूपीएससी के पढ़ाई के दरमियान आपका एबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि आप किसी भी जगह पर कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जाके। ये आंशिक रूप से सत्य है लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि एक होता है आपने पढ़ा है, एक होता है आपने प्रैक्टिकल किया है, आप कहीं गए उसको कार्य को किए, तो दोनों जमीन आसमान का अंतर हो जाता है कि जो आपने पढ़ा है और जो आप कर रहे हैं। किताबों में पढ़ लेना, पढ़ के समझ लेना और कहीं आंसर राइटिंग में लिख आना एक अलग बात हो गई। दूसरी चीज किताबों से पढ़ लेना, सीख लेना और फील्ड में जाके, काम में जाके उसको एग्जीक्यूट कर देना वैसे ही जैसे लिखा गया है, ये अलग बात है। तो इसलिए आपको मतलब परेशान कर देती है चीजें। आप फिर 30 साल 32 साल की एज हो गए और जाहिर सी बात है कि पारिवारिक जीवन में व्यक्ति है तो उसके परिवार होने चाहिए, शादी विवाह होना चाहिए, उसका इनकम होना चाहिए, घर परिवार होने चाहिए। ये सब सेटल करते करते लगभग वो अधेड़ उम्र में पहुंच जाता है, पौढ़ावस्था में पहुंच जाता है और 40 साल कब आ जाता है, जीवन का आधा समय कब समाप्त हो जाता है पता नहीं चलता है। अगर ये लोग फेल हो गए, ठीक है, अब आगे क्या? इनकी जिंदगी समाप्त हो गई, इनको फेलियर मान लिया जाए? 10 लाख में से जितने लोग 99 लाख लोग से अधिक जो लोग जितने भी फेल हो जाते हैं वो असफल हैं, बेकार लोग हैं। देखिए आगे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ये इनको आपने बहुत संभव है कि आपने गीता गोपीनाथ का नाम सुना होगा या देखा होगा, काफी चर्चित महिला हैं ये क्या है? तो ये फर्स्ट वुमेन है जो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट रही थी। इनके मजे की बात यह है कि इनके पति जो हैं वो आईएएस ऑफिसर है, लेकिन शायद ही किसी को इनका नाम पता है ना, शायद ही किसी को पता हो कहां पोस्टेड हैं, क्या काम कर रहे हैं। लेकिन इन महिला के बारे में, इस महिला के बारे में बच्चा आज जानता है। ये अपने काम से, चूंकि ये आईएएस नहीं भी है, लेकिन ये अपने काम से देश का नाम रोशन कर रही हैं, अपना नाम रोशन कर रही हैं और सब कोई गर्व से कहता है कि गीता गोपीनाथ भारत की महिला है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। तो एमएस स्वामीनाथन हर कोई परिचित होगा, आपके किसी भी क्लास में आप पढ़ते हैं तो एमएस स्वामीनाथन के बिना वो क्लास अधूरा। अगर 10वीं तक 8वीं तक आपने पढ़ा है तो एमएस स्वामीनाथन का नाम ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। और थोड़ा सा भी आप जागरूक व्यक्ति हैं तो एमएस स्वामीनाथन के नाम के बारे में जरूर जानते होंगे। इनके बारे में क्या है कि ये 50-60 के समय में 1950-60 के आसपास में ये आईपीएस ऑफिसर के रूप में चयनित हुए इंडियन पुलिस सर्विस में। सोचिए 1950-60 के दरमियान में क्या माहौल रहता होगा आईपीएस बनने में, क्या भौकाल रहता होगा, क्या तैयारी रहती होगी, किस पृष्ठभूमि के लोग इसमें आते होंगे, क्योंकि मैक्सिमम आबादी तो अनपढ़ थी, अशिक्षित थी, लेकिन फिर भी उस समय व्यक्ति शिक्षित हुआ, आईपीएस की नौकरी पाया। ठीक है, लेकिन इनका रुझान इस आईपीएस की नौकरी के से इतर एग्रीकल्चर में ज्यादा था।
है ना, कृषि में ज्यादा था, तो इनको एक फॉरेन फेलोशिप मिल जाता है और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं आईपीएस की नौकरी को छोड़ के। और क्या करते हैं ये, तो ये भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। इनको हर कोई जानता है। अब सोचिए वो उस समय आईपीएस की नौकरी नहीं छोड़े होते, अगर अपने पैशन को, अपने रुचि को आगे नहीं लेके गए होते, परस्यू नहीं किए होते, तो क्या आपको लगता है कि एमएस स्वामीनाथन के बारे में आज मैं बात कर रहा होता, आप सुन रहे होते, या आपने कभी किताबों में एमएस स्वामीनाथन के बारे में पढ़ा होता?